अस्सलामुअलैकुम। द रिव्यू के स्पेशल एडिशन से आपको खुशामदीद कहते हैं। गोवा से आप देख रहे हैं कि अभी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी गोवा का दौरा मुकम्मल करने के बाद अभी वापस पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं। कुछ देर पहले उनकी पाकिस्तान के जो सहाफ़ी यहाँ पर आए हुए थे उनके साथ एक रैप अप प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जो इस विज़िट से पाकिस्तान ने क्या अचीव किया और जो बहुत से सवालात आप लोगों के ज़हनों में भी थे उसके उन्होंने जवाबात दिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि 12 साल के बाद बाकायदा तौर पर किसी भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का ये भारत का पहला दौरा था और इसलिए यहाँ पर तमाम जो मीडिया की नज़रें हैं पाकिस्तान, भारत और बल्कि पूरी दुनिया में इस विज़िट के ऊपर लगी हुई थी कि क्या जो जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इस दौरे के दौरान उनकी कोई बायलैटरल मीटिंग भी होगी अपने भारतीय हम मनसब से। अब क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये दौरा मुकम्मल करने के बाद चले गए हैं, तो कम अज़ कम दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान कोई बाकायदा तौर पर बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई। इनफैक्ट आज जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ज़ाहिर है ओपनिंग रिमार्क्स जो हैं बतौर मेज़बान भारत के वज़ीर ख़ारजा ने दिए, जिसमें उन्होंने बराह रास्त तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर एक दफ़ा फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया। और ज़ाहिर है कि जब इस तरह का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब आना था। और जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने तकरीर की तो उन्होंने ये कहा कि ये दहशतगर्दी का जो मामला है इसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप दूसरे मुल्कों के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का खुद भी शिकार रहा है। उन्होंने अपनी वालदा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का जिक्र किया और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स को स्टेट एक्टर्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और जहाँ तक दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की बात है, उन्होंने कहा कि इसके लिए इज्तिमाई कोशिश करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ जो रूट कॉज है या रूट कॉजेज़ हैं दहशतगर्दी की, उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। मतलब वो इशारा कर रहे थे कि मसला कश्मीर वन ऑफ द रूट कॉज के जो इस खत्ते में दहशतगर्दी होती है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप देखें, क्योंकि भारत इसकी मेज़बानी कर रहा था, तो आज जब इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ तो जो प्रोटोकॉल आम तौर पर यही होता है कि जो मेज़बान मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं वो फ़र्दन तमाम जो मेंबर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा हैं उनका इस्तकबाल करते हैं कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले। तो तमाम नज़रें लगी हुई थी भारत के वज़ीर ख़ारजा पर कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी आएंगे तो क्या वो उनसे हाथ मिलाएंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि आज जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने किसी से भी हाथ नहीं मिलाया। वो अपना जो भारत का जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उस तरीके से उन्होंने तमाम शुरका को वेलकम किया और इसी तरह से जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनको भी ऐसे ही उन्होंने वेलकम किया। और यहाँ पर यह बात भी डिस्कस हो रही थी कि शायद इसकी एक वजह यह भी है कि क्योंकि भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे या ऐसी ऑप्टिक्स नहीं देना चाहते थे पब्लिकली, तो ये एक रीज़न हो सकती है कि उन्होंने बेहतर समझा कि वो तमाम जो ममालिक के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ भी हाथ ना मिलाएं। अच्छा, ये तो ऑन कैमरा एक बात होगी। मैं ये भी आपको बता दूं कि यहाँ पर ये भी डिस्कशन हो रही थी कि जो इस वक्त आपको पता है कि भारत के अंदर अगले साल के शुरू में आम इंतखाबात होने हैं। पाकिस्तान एक अहम इशू होता है और कुछ ही दिनों में यहाँ पर रियासती इलेक्शन हो रहे हैं कर्नाटका में। और यहाँ पर भी मेरी जो भारतीय सहाफ़ियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक ऐसे मौके पर जब स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं और बीजेपी की कर्नाटका में जो इस वक्त सिचुएशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो वो ऐसे मौके के ऊपर ऐसा कोई तासुर नहीं देना चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ री इंगेज कर रहे हैं। इसलिए पब्लिकली उन्होंने इस तरह का तासुर नहीं दिया, यानी कि उन्होंने मुसाफा नहीं किया। हालांकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका ये कहना था कि उन्होंने किसी के साथ भी मुसाफा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया, ये सिंध में भी इसी तरह का स्टाइल है कि हाथ जोड़कर लोग जब किसी से मिलते हैं तो उसका इस्तकबाल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको तो कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल रात आपको पता है कि एक डिनर होस्ट किया था भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने, तमाम जो वज़ीर ख़ारजा थे SCO के, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शामिल थे और वहाँ पर ज़रूर दोनों के दरमियान हैंडशेक हुआ था, बातचीत भी हुई थी। और वज़ीर ख़ारजा से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने यही सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि देखें, जो भी दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात है उनका कोई ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है किसी के साथ। इम्पॉर्टेंट उसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि जो ऑफिशियल लेवल पे जो भी स्टांस होता है हम उसको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब इस तरीके से इनफॉर्मली और अदरवाइज मिलते हैं
तो फिर बिल्कुल हैंडशेक भी होता है और हाल अहवाल भी पूछा जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने प्रेज भी किया भारत के वज़ीर ख़ारजा को कि बतौर मेज़बान उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे तरीके से निभाई। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कल्चरल इवेंट जो है उसका इनेकाद किया गया, और ये भी उन्होंने कहा कि बतौर मेज़बान भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने जो बायलैटरल जो मामलात हैं ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो SCO के जो प्रोसेस है उसको अंडरमाइन करे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी खास करके जो तहरीक इंसाफ है वो तनकीद कर रही है कि वो क्यों ऐसे मौके पर कि जब भारत ने कश्मीर के हवाले से यूनिलैटरल एक्शन लिया था वो गए हैं। तो उस पर जो भारत के जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर ये कहा कि पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल वाज़े है। हम चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 की जो पोजीशन है उससे पीछे जाया जाए, और इस वक्त उन्होंने ये कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी का जो है वो इस तरह से कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हैविंग सेड दैट उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के अवाम दिल से ये चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों, और उन्होंने कहा है कि हमें जो तारीख जो है ना उसका हॉस्टेज नहीं रहना, कि क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और भारत की एक बेहतर तारीख है, बल्कि हमें अपनी एक नई तारीख बनानी है। तो ये एक बुनियादी क्रक्स था। उसके अलावा जो यहाँ पर जो हुकाम थे मेरी उनसे बात हुई है, तो उनके ख्याल में उन्होंने कहा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, लेकिन 12 साल के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का भारत में आना इटसेल्फ एक डेवलपमेंट है, और ख़ास करके जो 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इवन SCO का फोरम ही क्यों ना हो वहाँ पर आना उनके ख्याल में इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। एक सीनियर पाकिस्तानी एहलकार ने यह भी कहा कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों मुल्कों ने अपना अपना मौक़िफ़ ज़रूर SCO के प्लेटफॉर्म पे बयान किया। मसलन भारत के वज़ीर ख़ारजा ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र किया, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इनडायरेक्टली कश्मीर का भी रेफरेंस दिया, लेकिन कहा कि इम्पॉर्टेंटली इससे जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, जो पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर एक यहाँ पे सिफारतकार हैं उनका ये मानना था कि वो माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। लेकिन देखने वाली बात है कि अब क्योंकि यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया है, और कश्मीर का जब जिक्र करें तो भारत जो है वो बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। और उसके अलावा उन्होंने कम से कम 2 जो भारतीय मीडिया आउटलेट्स हैं उनको इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, और उसमें सुना है कि उनसे काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी हुए हैं। जो हमारी पाकिस्तानी एहलकारों से बात हुई उनका कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनका तसल्ली बख्श जवाब दिया है, लेकिन पॉसिबल है कि हो सकता है कि वहाँ पर उनके सवालों से कोई कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो जाए। लेकिन ओवरऑल अभी तक जो पाकिस्तान की साइड है वो यही इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रही है कि एक मुश्किल सूरत हाल में ये सिचुएशन में विजिट हुआ, लेकिन उनके ख्याल में इटसेल्फ बेशक छोटी ही सी डेवलपमेंट क्यों ना हो, लेकिन ये डेवलपमेंट है कि कम से कम एक साइकोलॉजिकल बैरियर टूटा है एक मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर ही सही, कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भारत का दौरा किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपको पता है कि जुलाई में फिर SCO की समिट होने जा रही है, और उसमें हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो शिरकत करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रहते हैं क्या वो विजिट करेंगे। ये सवाल हुआ बिलावल भुट्टो जरदारी से, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान वापस जाकर इसके ऊपर मशावरत करेंगे और उसके बाद ही फैसला करेंगे। तो देखते हैं कि आगे सिचुएशन क्या बनती है, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उससे कम से कम जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे 2 के ज़ाहिर है कि अभी जो क्रिटिक्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, वो क्लोजली इसको एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक वो अपने दौरे से मुतमईन है और उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान का SCO की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना ये एक दुरुस्त फैसला था। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हमें दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान जो हैं वो ज्वाइन करेंगी और उनसे पूछेंगे कि जो विज़िट का जो ऑब्जेक्टिव था बिलावल भुट्टो जरदारी का वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये गोवा से द रिव्यू का आप स्पेशल सेगमेंट देख रहे हैं। अब मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ारा बलोच ने। ये मौजूद थी वेन्यू पे जहाँ पर SCO वज़ीर ख़ारजा का आज इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो ने भी वहाँ पे तकरीर की,
तो उनसे उनकी सेंस जानते हैं। सबसे पहले मैडम ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि बिलावल साहब जब इस दौरे पर आए तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, कुछ टारगेट्स रखे होंगे। डू यू थिंक अब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है, दैट पाकिस्तान हैज़ अचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स जो भी हमने रखे थे? जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। हमारा इस जो फैसला था इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का वो भी वही था जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, वो उससे अलाइन थे। और वो ये था कि एससीओ का पाकिस्तान एक बहुत अहम रुकन है और पाकिस्तान इसकी अहमियत की वजह से किसी भी कॉन्फ्रेंस में, अहम कॉन्फ्रेंस से जो मैंडेटरी कॉन्फ्रेंस है, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो हमने इसी वजह से फैसला किया और फिर फॉरेन मिनिस्टर यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये मीटिंग अटेंड की और यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया और जो अहम दस्तावेज़ात पे दस्तखत हुए वो यही निशानदही करते हैं कि पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है एससीओ से वो अबाइडिंग है और उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब एससीओ का जो प्लेटफॉर्म है, शायद बहुत से लोग नहीं जानते, यहाँ पर आप बायलैटरल इश्यूज को टेक अप नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जब भारत के वज़ीर ख़ारजा ने ज़ाहिर है कि उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट थी तो उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान के हवाले से बात की, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हुई, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब आया। तो आपके ख्याल में क्या ये जो दोनों पाकिस्तान और भारत हैं, इन्होंने एससीओ की शायद चार्टर की थोड़ी सी खिलाफ वर्जी की है कि अगेन जो उनके बायलैटरल इश्यूज हैं उनको सामने ले आते हैं इस फोरम से? देखिए जी, मैंने तो उनकी स्पीच में पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं सुना और ये आप लोग खुद जो भी आप उसको समझे। हमारी स्पीच बड़ी क्लियर थी जिसमें हमने बताया कि पाकिस्तान किस तरह से टेररिज्म का एक विक्टिम रहा है और दुनिया में शायद ही कोई और मुल्क हो जिसने इतना सफ़र किया हो टेररिज्म की वजह से, और हमारी कमिटमेंट काउंटर टेररिज्म से और उसको फाइट करने से सारी दुनिया पर आया है। यही चीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में हाईलाइट की। उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म के इशू को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए फॉर डिप्लोमेटिक गेन्स, और ये एक अहम पॉइंट है जो हम समझते हैं कि दुनिया में हर किसी को फॉलो करना चाहिए। दो तरह की चीजें होती हैं, आपको पता है कि एक ऑन कैमरा होता है, एक ऑफ कैमरा होता है। जब आज ऑन कैमरा ज़ाहिर है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा ने तमाम जो वज़ीर ख़ारजा को वेलकम किया, तो उन्होंने अपने जो भारत का जो स्टाइल है उस तरीके से उनको वेलकम किया और किसी भी फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने हैंड शेक नहीं किया। एक जहाँ पर मीडिया सेंटर के अंदर गोवा में ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद वो ऑन कैमरा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने तमाम जो बाकी शुरका थे उनके साथ भी हाथ नहीं मिलाया। आपकी क्या सेंस है, आप वहां पे मौजूद थी? आपके देखिए, ये सवाल शायद आपने गलत स्पोक्स पर्सन से कर रहे हैं, ये आप इंडियन स्पोक्स पर्सन से करें तो शायद आपको जवाब दे सके कि क्या थिंकिंग थी इस पर। तो हम लोगों ने, हमारी इस पर कोई ऐसी कमेंट्री नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि ऑफ द कैमरा एक दिन पहले आपको पता है कि डिनर भी होस्ट किया भारत के वज़ीर ख़ारजा ने और ये खबरें आती रही कि वहां पे हैंडशेक हुआ, कुछ हल्की फुल्की बात भी हुई, तो इस बात में कितनी सदाकत है? आई बिलीव कि आप भी वहां पे मौजूद थी। देखें जी, फॉरेन मिनिस्टर जब वहाँ पर आए, एक डिनर था, तो वहाँ पर जो मेज़बान के तौर पर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने वेलकम किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, और ये एक नॉर्मल रूटीन है, डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस है, तो इसमें कोई ख़ास इसमें चहमगोइयों की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा बहुत से लोग, शायद दो के रिलेशनशिप की नोयत ऐसी है पाकिस्तान भारत की, लेकिन जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे तो एक शायद लोग बात कर रहे थे कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, हो सकता है कोई बायलैटरल मीटिंग भी हो जाए। वैसे तो कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, लेकिन क्या कुछ उसके अलावा हो सकता है कि मीडिया को आपने ना बताया, कोई ऐसी बातचीत अदर देन एससीओ कुछ ऐसा हुआ है? नहीं जी, इस पे मैं कैटेगोरिकली कह सकती हूँ ऐसी कोई बात ना एजेंडा पे थी, ना हमने प्लान की थी और ना ही इस तरह की कोई चीज़ डिस्कस हुई। और जब हमने फैसला किया था कि हम इस गोवा आएंगे, तब भी यही फैसला था कि एससीओ के कॉन्टेक्स्ट में विजिट होगा और इसका बायलैटरल एजेंडा नहीं होगा। अब लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, जुलाई में समिट भी होने जा रही है और पाकिस्तान ने जो अब असूल अपनाया है कि हम एससीओ के साथ कमिटेड हैं, एससीओ का समिट या जो कॉन्फ्रेंस है वो श्रीलंका में होती, टिम्बकटू में होती, फिर भी हम शिरकत करके, सिर्फ इस वजह से नहीं कि इंडिया में हो रही है कि हम वहां पे ना जाएं। जुलाई में जो समिट होगी तो क्या हम ये कहें कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो भी वज़ीर आज़म होंगे वो उसमें शिरकत करेंगे?
देखिए, ये अभी कहना कबल वक्त है, क्योंकि उस वक्त के हालात क्या होते हैं, उस वक्त रीजनल सिचुएशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें कंसिडर करके डेट के करीब फैसला किया जाएगा। और बिल्कुल आखिर में, डू यू थिंक के दो के ये बायलैटरल नौयत का विजिट नहीं था, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जब इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम्स पे पाकिस्तान और इंडिया के लोग इंटरेक्ट करते हैं, उस तरह से इंटरेक्शन तो नहीं, क्योंकि ये इंडिया में हो रही, इससे कुछ ना कुछ बर्फ पिघलेगी, या डू यू थिंक के बस इसको एज एन इवेंट ही देखना चाहिए? देखिए जी, कुछ चीज़ें कुछ हकाइक हैं और वो हकाइक चेंज नहीं हुए। जो 2019 में इंडिया ने स्टेप्स लिए इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो अभी हकीकत है, और वो जब तक वो चीज़ें चेंज नहीं होती, वो सिचुएशन वैसे ही रहती है, जब तक एक माहौल चेंज नहीं होता तब तक बड़ा मुश्किल होगा कि हम कोई नई चीज़ देखेंगे यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। और वैसे भी आई थिंक भारत के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, कुछ दिनों में कर्नाटका में स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं, और यहाँ पर ये बात भी हो रही है कि जाहिर है कि जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है जो बीजेपी है उसको डेफिनेटली कैश करवाती है, तो शायद इधर भी कोई इतने मौजूद हालात नहीं है कि बायलैटरल सतह पर कोई इंप्रूवमेंट हो। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ भारतीय सहाफियों से बातचीत करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी का जो विजिट है और जो बाकी इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम गोवा में मौजूद हैं और गोवा में ये जो SCO का मीडिया सेंटर है वहाँ पे मौजूद है, और आज आपको पता है कि SCO के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। पहले सेगमेंट में हमने पूरा आपको एक डिटेल ओवरव्यू दिया, और अब उस पर मज़ीद एनालिसिस के लिए दो सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर, एक का ताल्लुक पाकिस्तान और दूसरे के भारत से है। और मैं आगाज़ करना चाहूँगा रज़ा लश्कर साहब से। ये हिंदुस्तान टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान में भी ये रिपोर्टिंग कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं रज़ा साहब की सेंस लूँगा। तो रज़ा साहब, जाहिर है कि जब बिलावल ने ऐलान किया कि वो इस दौरे पे जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर मीडिया में तो हमको पता है कि बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुआ कि क्या इसकी वजह कोई बैक चैनल चल रहा था, कोई बायलैटरल मीटिंग होगा। कम से कम बायलैटरल मीटिंग तो नहीं हुई, और फिर हमने देखा कि दोनों तरफ से पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने वही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रेज़ किया, और फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी जवाब दिया। तो हाउ वुड यू सी इट, आपका फर्स्ट क्या रिएक्शन है? डू यू थिंक कि इसी तरह की एक्सपेक्टेशन थी? कि देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, दो साफ साफ चीज़ें हैं। एक तो है जो SCO का प्लेटफॉर्म है, उस पर आप बायलैटरल इश्यूज नहीं रेज कर सकते हैं। उसको साइड पे रखते हुए हमने ये देखा कि जो दोनों मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, उन्होंने बड़ा एक्सपेक्टेड लाइंस पे बोला। जो इंडिया के कंसर्न्स है वो पाकिस्तान को नाम ना लेते हुए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र हुआ। दूसरे तरफ बिलावल साहब ने कहा कि आप टेररिज्म को वेपनाइज ना करें टू स्कोर पॉइंट्स। तो ये बड़ा स्टेटेड पोजीशंस जो है, लेकिन आप अगर देखें एक बड़ा अच्छा चीज़ है, आप अगर माजी की तरफ देखें, 2-3 महीने पहले की बात भी करें, तो जो एक हीटेड एक्सचेंज हुआ था UN में, उस लेवल, उस नौइयत का मतलब एक्सचेंज नहीं हुआ यहाँ पे। और यही एफर्ट था कि ये SCO का मीटिंग है, मल्टीलैटरल मीटिंग है। बिलावल साहब ने भी कहा कि मैं जा रहा हूँ मल्टीलैटरल मीटिंग में और बायलैटरली में मैं इंगेज करूँगा, तो वो मतलब मीटिंग ख़त्म हो जाए और निकल जाए मतलब। लेकिन थोड़ा सा आप माजी की तरफ ये भी देखें कि बैक चैनल्स पे बातें चल रही है, LOC पे जो सीज़ फायर है वो अभी भी मोटा मोटा कायम है। तो इंक्रीमेंटल स्टेप्स है। ये जो मामला जहाँ पे खड़े हैं आज, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ओवरनाइट ब्रेक थ्रू, तो मैं यही कहूँगा। तो मेरे साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी मौजूद हैं, हम इकट्ठे ही गोवा की यात्रा पे आए हैं। तो एक बात बताएं कि पॉलिटिशियन वो बेशक पाकिस्तान का हो या भारत का हो, ये लगता नहीं है आपको इनके थोड़े पैराडॉक्स हैं? मतलब आज हमने देखा कि जब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आए और बाकी वज़ीर ख़ारजा भी, तो जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने अपना जो भारत का रवायती अंदाज़ है उस तरीके से नमस्ते किया, किसी के साथ हैंड शेक नहीं किया। एक उसमें व्यू ये है कि शायद वो बिलावल से हैंड शेक नहीं करना चाहते थे, तो बाकी मेहमानों के साथ भी उन्होंने हैंड शेक नहीं किया। लेकिन कल रात जो डिनर हुआ था उसमें ये इत्तला था कि वहाँ पे तो हैंड शेक हुआ। तो ये क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान और भारत के सियासतदानों का कि ऑफ कैमरा तो वो एक दूसरे से हैंड शेक कर लेते हैं, लेकिन ऑन कैमरा नहीं करना चाहते?
मुझे खुशी हुई इस बात से कि दोनों मुल्कों के जो वज़राए ख़ारजा हैं उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे या तो बहुत ज़्यादा गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत वाबस्ता हों और न कोई ऐसा कदम उठाया जिससे आग लगे। दोनों को पता है कि इस वक्त दोनों मुल्कों की जो नौयत है यहाँ पर आग लगाने की कम और पानी डालने की ज़रूरत ज़्यादा है, तो दोनों ने इसका ख्याल से पूछा गया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने नमस्ते कहा और बिलावल ने भी उसी तरह से हाथ जोड़े, तो मैंने उनको बताया कि बिलावल के जिस्म में एक सिंधी खून है और वो भी इसी तरह से हाथ जोड़ के सलाम करते हैं, तो उनके लिए नमस्ते होगा, बिलावल के लिए एक रिवायती सिंधी सलाम है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से दोनों मुल्कों का जो मीडिया है उसने निस्बतन ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है। दोनों को एहसास है कि दोनों मुल्कों के अवाम के मफादात इसमें हैं कि ये ताल्लुकात बेहतर हों, ख़राब ना हों। लेकिन रज़ा, अगर ये बात मान ली जाए कि डिनर के ऊपर अगर हैंडशेक हुआ तो क्या कबाहत थी कि अगर हैंडशेक ऑन कैमरा भी हो जाता, डू यू थिंक कि शायद भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं कोई ऐसी ऑप्टिक्स नहीं देना चाहते थे कि जिसकी वजह से कोई डोमेस्टिक बैकलैश आए? कि देखिए, आपको एक चीज़ जहन में रखना पड़ेगा, ये है कि हमारे यहाँ पे एक प्रोविंशियल इलेक्शन बहुत ही जल्द होने वाला है और वहाँ पे देखिए कुछ भी मतलब पाकिस्तान रिलेटेड वो इशू बन सकता है। तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे यही लग रहा है कि ऑप्टिक्स उसी वजह से फैशन किया गया है कि प्राइवेटली आप अगर मिल रहे हैं तो हैंडशेक वहाँ हो भी जाए, जहाँ पे कोई फ़ोटोज़ नहीं है, वीडियोज़ नहीं है, वो हो सकता है, लेकिन जो पब्लिकली है वहाँ पे दोनों साइड से मुझे लगता है कि एक दूसरा टाइप का पिक्चर कन्वे करना चाहिए। तो ये है, बट देखिए मैं तभी भी आपको ये कहूँगा कि 12 साल बाद एक पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हैं, मेरे लिए वो बहुत ही एक अहम चीज़ है। छोटे छोटे कदम में अगर चलते रहे कि देखिए आपके जर्नलिस्ट के बहुत दिन बाद एक पाकिस्तानी डेलीगेशन आया है, लास्ट इंडियन डेलीगेशन जो पाकिस्तान गया हुआ था वो शायद करतारपुर के लिए गया हुआ था, वो अभी 3 साल हो गया है। ये सब जो इंटरेक्शंस है ये बढ़ने चाहिए, ये छोटे छोटे कदमों से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मुर्तज़ा साहब, आपको पता है कि बिलावल साहब या गवर्नमेंट ने जब फैसला किया कि वो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई कि जी आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, जो एक यूजुअल तहरीक इंसाफ की तरफ से गया, और जब वो आए भी तो तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर किया। डू यू थिंक कि आफ्टर जो भी कुछ हुआ है, मसलन देखिए नेगेटिविटी तो दिखती है कि वो ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर ये एक डिबेट हो रही है कि देखें जी बिलावल को बुला के भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने फिर पाकिस्तान के ऊपर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा दिया, तो उनके जाने का फैसला ठीक नहीं था। डू यू थिंक वट एवर हैपन टुडे, क्या पाकिस्तान को शायद थोड़ा रीथिंक करना चाहिए था यहाँ पे आने से पहले, या डू यू थिंक इट वाज द राइट डिसीजन? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जिन लोगों ने ये फैसला किया कि बिलावल को जाना चाहिए और बिलावल खुद भी उनमें शामिल थे, उन्होंने ठीक सोच समझ कर फैसला किया और इससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जयशंकर ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की, बिलावल ने उसका बहुत पोलाइटली उसका जवाब दे दिया और बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो पीटीआई और इमरान खान जो पहले जो है वो तरले मिन्नत और घुटनों पे बल जाकर यहाँ आकर मिले थे मोदी से, जब इमरान वज़ीर आज़म भी नहीं थे, तो उनको जो सूट करता है वो कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुझे खुशी है, भारत के साथ इलेक्शन का एक इशू कभी भी नहीं रहा और इसलिए मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आखिर क्या वजह है, आपने शुरू में भी जिक्र किया कि कर्नाटका के इलेक्शंस हो रहे हैं और पाकिस्तान कुड बी अफेक्टेड, आखिर क्या रीज़न है? डू यू थिंक कि ये गवर्नमेंट जो है दे आर स्वेड बाय द पब्लिक ओपिनियन, या इन्होंने खुद कुछ चीज़ों के ऊपर ऐसी पोजीशन ले ली है कि उससे अब पीछे हटना इनके लिए मुश्किल, क्योंकि ज़ाहिर है कि इतना इल्ज़ाम जब लगाते रहे हैं कि पाकिस्तान इज़, तो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं जो हम अपना ही नैरेटिव है उसके शायद कहीं हॉस्टेज बन जाते हैं और ये पाकिस्तान के लिए भी बात दुरुस्त है? मैं अभी मतलब थोड़े से देर पहले मैं एक बहुत सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी से बात कर रहा था और उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ कहा कि एक दौर था जबकि इंडिया और पाकिस्तान के जो लीडर्स होते थे
वो ये सब चीज़ें के ऊपर देखते नहीं थे कि सोशल मीडिया या वगैरह, वो सोशल मीडिया था भी नहीं। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें इमेज बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी। आप मतलब तनकीद हुए है, बड़े क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन देखिए आई थिंक मैसेजिंग दोनों तरफ है। यू नो देयर इज़ सम एफर्ट, यू नो टू सम एक्सटेंट जो लीडर्स है वो थोड़ा बहुत ससेप्टेबल है, वल्नरेबल है मैसेजिंग के ऊपर। हमारे यहाँ पे एक प्रोविंशियल इलेक्शन आ रहा है उसी वजह से, बट एट द एंड ऑफ द डे देखिए जो हुआ, जो एक्सचेंज हुआ, इट वाज नॉट वेरी हीटेड, इतना वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म नहीं था। मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि यू नो देयर वाज अ रिप्लाई फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड एंड थिंग्स वर कूल्ड एट दैट स्टेज। सो यू नो अब वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड कि देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन पाकिस्तान की तरफ से एट दी SCO समिट ऑल्सो, एंड शायद यू नो ऐसे करते करते वी मे बी एबल टू रिटर्न टू सम कुछ एक नॉर्मल-सी की तरफ। आखिर में सोलंकी साहब आपसे, व्हाट पॉजिटिव डू यू थिंक कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान शुड टेक अवे फ्रॉम दिस SCO कॉन्फ्रेंस, स्पेशली बिलावल का 12 साल के बाद या किसी भी फॉरेन मिनिस्टर का इस तरह से भारत का विजिट करना? मेरे ख्याल में जो तनाज़ात हैं और जो आपकी उसूली पोजीशन है उस पर कायम रहते हुए ज़रूरत इस बात की है कि दोनों ममालिक अपने मुकम्मल सफारती ताल्लुकात बहाल करें, हाई कमिश्नर्स का तबादला हो और कम से कम छोटी मोटी तजारत जो है वो खुलनी चाहिए, क्योंकि इससे दोनों मुल्कों के अवाम का फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया आपका। और लेट्स सी, इस साल के आखिर में आपको पता है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी है और भारत जो है उसकी मेज़बानी कर रहा है, और अगर थोड़ा सा ताल्लुकात में बेहतरी आती है तो वो भी एक पास्ट में भी हमने देखा कि जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है उसने बड़ा मरकजी किरदार अदा किया जो टेंशन्स को कम करने में। तो लेट्स सी कि आगे चल के क्या होता है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद थोड़ा तस्करा करेंगे, क्योंकि हम गोवा आए हैं तो गोवा के बारे में भी आपको कुछ बताएंगे। पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, तो ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे आपको पता है कि हम गोवा में मौजूद हैं और इससे पहले हमने ज़ाहिर है कि बात की कि अभी तक की क्या पेशरफ्त हुई जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ पर आए पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से। लेकिन इस सेगमेंट में हम ज़ाहिर है कि आपको बताएंगे गोवा के बारे में और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर हमने क्या देखा। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पता है, इतना तो आप जानते होंगे कि गोवा जो है एक फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट है भारत में, और जहाँ पर आपको पता है कि ना सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से एक बहुत बड़ी तादाद में हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं। और गोवा आपको पता है कि ये पोर्चुगीज कॉलोनी रही है और भारत ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मुल्क है, और यहाँ का जो कल्चर, यहाँ के जो लोग, उसमें आपको एक जो पोर्चुगीज कल्चर है वो डेफिनेटली नज़र आता है। आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम यहाँ पे आए मसलन एयरपोर्ट से इस रिजॉर्ट तक यहाँ पे पहुँचे, तो किसी भी मुल्क की तरक्की का राज आपने जानना हो, देखिए हमारे डिफरेंसेस सियासी तौर पर आप जो मर्जी जो पॉलिसीज़ हैं भारत की पाकिस्तान के हवाले से, उससे कतई नज़र एक डिस्पैशनेटली हो के जस्ट नॉट थ्रू द लेंस ऑफ पाकिस्तान अगर देखें कि भारत क्यों ग्रो कर रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी जो मैंने ऑब्जर्व की, और बाकी भी जो मेरे साथ लोग थे, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि बेशक आपके पास खूबसूरत बीचेस हों, बेशक आपके पास सरजो शादाब जो हैं वो पहाड़ हों, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फिर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे कैसा है। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि गोवा में जब हम आए तो ज़बरदस्त किस्म का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। किसी जगह पे भी आपको रोड्स आपको ख़राब नज़र नहीं आई। और इंटरेस्टिंगली गोवा जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक नॉर्थ गोवा है और एक साउथ गोवा है, और इस वक्त मैं साउथ गोवा में मौजूद हूँ। अब इनमें फ़र्क क्या है? जो साउथ गोवा है जिसमें जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, ये एक बड़ी खामोश क्वाइटर प्लेस है। यहाँ पर आपको इस तरह के जो रिजॉर्ट्स हैं वो नज़र आएंगे। पीछे आप मेरे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे साहिल है, और यहाँ पर बड़े तरीके से एक प्लानिंग के साथ एक रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं ताकि जो भी सयाह यहाँ पे आना चाहें तो बड़े सुकून के साथ यहाँ पर वो इंजॉय करें। आपको यूजुअल जो शहर के अंदर हसल एंड बसल होती है वो नज़र नहीं आती। लेकिन इम्पोर्टेंट ये बात है कि डिस्पाइट कि ये एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है,
मसलन साउथ के अंदर इंटरेस्टिंगली जो हमने देखा कि यहाँ पर मार्केट्स जो हैं वो 7:30 बजे क्लोज हो जाती हैं, मतलब 7:30 बजे के बाद आपको मार्केट्स में तो बंदे बिल्कुल नजर नहीं आते, इवन रोड्स के ऊपर लोग भी आपको नजर नहीं आते। तो अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इनका एक अपना कल्चर है कि उसको वो कैरी ऑन करते जा रहे हैं कि डिसिप्लिन जो लाइफ है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो साउथ में अगर यहाँ पर आपको बीचेस नजर आएंगे, नॉर्थ जो है वो दैट इज ओल्ड गोवा, वहाँ पे अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको हाई राइज बिल्डिंग भी मिलेंगी और जो यूजुअल एक शहर का एक सिस्टम होता है वो भी आपको नजर आएगा। तो एक मेरे ख्याल में बहुत प्लानिंग के साथ इसको प्रमोट किया गया है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आते हैं, आप भी कहीं जाएं तो जाहिर है कि आप एक पीसफुल जो लम्हात हैं वो गुजारना चाहते हैं, जहाँ पर आपको यूजुअल जो शहर का शोर है वो आपको नजर ना आए। तो ये साउथ जो गोवा है वो इसी पर्पस के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखें यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ का जो मौसम है, यहाँ के जो बीचेस हैं वो कराची जैसे ही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है वही इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक किस तरीके से आप चीज़ों को प्लान करते हैं। मसलन ये जिस रिजॉर्ट पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा कर दें और जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आप तबाह कर दें। यहाँ पे आपको देखें कि ग्रीनरी भी नजर आएगी और यूजुअली यही पैटर्न है। यहाँ पे एक रिजॉर्ट है, फिर इसके बीच 2-3 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस होगा, फिर आपको अगला कोई रिजॉर्ट मिलेगा, फिर उसके बाद फिर इसी तरह से एक आपको गैप नजर आएगा, उसके बाद आपको रिजॉर्ट नजर आएगा। मतलब ये है कि उन्होंने एक नेचुरल ब्यूटी मेंटेन की हुई है। अगर फर्ज करें यहाँ पर इतनी ज्यादा लैंड पड़ी हुई है, दरख्तों को खत्म करके यहाँ पे एक और रिजॉर्ट भी बन सकता है, बिल्कुल आप उसको कमर्शलाइज कर दें तो फिर वो चार्म नहीं रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी आई थिंक जो गोवा में एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े मेहनती और एंटरप्राइजिंग है। इधर टूरिज्म बुनियादी जो इस गोवा की जो मईशत है उसमें कंट्रीब्यूशन वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा हमने देखा है कि यहाँ का अगर फेमस क्या चीज़ें हैं, एक तो खाना बहुत यहाँ का मेरे ख्याल में डिलिशियस है। एक पोर्चुगीज़ और जो इंडियन जो कुजीन है उसका एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो मिक्सचर है। दूसरा काजू जो है, इंडिया में आपको पता है काजू बहुत बड़ी तादाद में होता है, और जो काजू इंडिया के अंदर जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का है वो गोवा में ही होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक और बात जो हमने एटलीस्ट साउथ के अंदर ऑब्जर्व की कि वैसे तो पाकिस्तान, इंडिया और हर जगह, इवन आप अमेरिका में भी चले जाएं तो आपको भीख मांगने वाले लोग सड़कों पे बहुत नजर आते हैं। साउथ गोवा के अंदर हमने ये ऑब्जर्व किया कि आपको भीख मांगने वाले उस तरह से नजर नहीं आते। शायद उसकी वजह ये है कि यहाँ पर लोग ज्यादा मेहनत करना पसंद करते हैं। मतलब कुछ जो मेरा यहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो वो इतने एंटरप्राइजिंग है। मसलन यहाँ पर जो सीजन है गोवा में वो 6 महीने होता है और 6 महीने ऑफ सीजन होता है। यूजली ये नवंबर से स्टार्ट होता है और मार्च तक रहता है, और ये जो मई है ये बेसिकली ऑफ सीजन है। और जून के बाद तो फिर यहाँ पे बहुत बारिशें शुरू हो जाती हैं। और इनफैक्ट ये आप जो पीछे देख भी रहे हैं, घाट सा बना हुआ है, जो समंदर है वो यहाँ तक पहुँच जाता है, तो इसलिए फिर टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते। तो मेरी जो यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई, जो यंग लड़के थे, वो कहते हैं कि 6 महीने हम यहाँ पे काम करते हैं, फिर 6 महीने हम वापस अपने इलाके में चले जाते हैं। किसी ने कहा कि मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब बड़े वो एंटरप्राइजिंग है। अब राज क्या है इस सारी चीज़ों का? देखें, हम इंडिया के ऊपर एज अ पाकिस्तानी आप तनकीद करें, वो उनकी पॉलिसीज अपनी जगह पे हैं। इस वक्त जो बीजेपी की हुकूमत है, कश्मीर में जो कुछ मामला हो रहा है उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इससे हटकर अगर आप सोचें, आई थिंक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसके अंदर ज़रूर हो सकता है कि मसलन जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो एक डिवाइसिव गवर्नमेंट हो सकती है, उनकी पॉलिसीज़ पे आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस ही आते हैं। तो वो जो पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी है उसका रिवॉर्ड आपको मिलना शुरू हो जाता है। और इंटरेस्टिंगली देखिए, ये जो गोवा स्टेट है इसमें जो मेजॉरिटी है यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त हुकूमत किसकी है? इस वक्त हुकूमत जो है यहाँ पे बीजेपी की है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि जो एक बात होती है कि डेफिनेटली जो बीजेपी है वो बिलीव करते हैं, एक कहते हैं कि हिंदू मेजॉरिटेरियन, लेकिन ये रियासत जहाँ पर जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है, लेकिन हुकूमत जो है वो बीजेपी की है। ऑफ कोर्स 2-3 दिन का टाइम हमने यहाँ पे गुजारा है, और आई एम श्योर कि ये ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन के अंदर किसी भी रियासत या किसी भी इलाके का आप पूरी तरह से अहाता भी कर सकें। हो सकता है कि बहुत से लोग देखें
और वो ये पॉइंट आउट करें कि इस रियासत के अंदर, गोवा के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद हमें अभी नज़र नहीं आई। तो हमारा जो ऑन द फेस ऑफ इट जो पहला इंप्रेशन है वो यही है कि बहुत प्लान्ड तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, और ऐसे ही नहीं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब जो भारत है वो अर्न कर रहा है थ्रू टूरिज़्म। पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ खूबसूरत इलाकों की कमी नहीं है, जिस चीज़ की कमी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग। और अगर हमारे यहाँ भी जिस तरह गोवा में हमने एक प्लानिंग देखी है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, कराची के बीचेस हैं, फिर बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन है, तो आई एम श्योर कि पूरी दुनिया से वहाँ पर भी टूरिस्ट आ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारा कोई विजन हो, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो। एनीवेज बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन फिलहाल रिव्यू से इतना ही। मुझे अब इजाज़त दीजिए। ये रिव्यू का जो खुसूसी प्रोग्राम हमने गोवा से किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।